कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल तक आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करवा के कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाई थी, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्या समझना था कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, क्योंकि ये तरीका जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है, इससे बेटर तरीका कोई नहीं हो सकता। यकीन मानो, अगर इस तरह से आप लोग पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके रखे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों की 50% तैयारी ऐसे ही हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही होगा। ठीक है, आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, ठीक है, आप लोगों के यूपीएससी के ड्रीम को लेकर। ठीक, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ आप लोग सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बस कुछ दिन रुक जाओ। मैं पूरी सारे सब्जेक्ट की तैयार कर रही हूँ। ठीक है, अभी तक 2-3 सब्जेक्ट के हो चुके हैं। एक दिन सारे जब तक मैं कवर कर लूँगी, ठीक है, अभी लगेंगे 10 या 15 दिन। उसके बाद मैं आप लोगों को हर एक, मतलब जितने भी तब तक सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को उन पीवाईक्यू के माध्यम से ही दोबारा रिवीजन करवाया जाएगा। और उन पीवाईक्यू को सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, ठीक है, कि उसमें आप लोगों को सारे करंट अफेयर भी आप लोगों के उस हर एक क्वेश्चन से की डिमांड से पूरे हुए होंगे। ठीक है, तो आप लोग बिलीव रखोगे मेरी मेहनत पर और अपनी मेहनत पर। ठीक है, समय के साथ सब कुछ मिलता है, लेकिन जब समय आएगा तब। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये सुबह हर दिन सुबह आप लोगों के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे और आप लोग भी तब तक कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, जिसमें आप लोगों को जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो कुछ लोगों को तो इतनी बार सॉल्व कर चुके होंगे कि उनको याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और ज़्यादा क्लियर दिमाग में चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। तो प्रैक्टिस अपनी भी होती है, मेहनत अपनी भी होती है। ठीक, हम आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। अब ध्यान से और गौर से सुनना। ठीक है, आज आप लोगों को सेशन में अर्थक्वेक पढ़ने को मिलेगा और उसके बाद सुनामी। 2 टॉपिक है कवर करने के लिए। ठीक है, आज ये 2 टॉपिक मैं पढ़ाकर कवर करूंगी। कल इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करके रखे होंगे, ठीक है, वो लाने की कोशिश करूंगी या फिर एमसीक्यू लाने की कोशिश करूंगी, जिसमें आप लोगों का कल 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा रिगार्डिंग अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है, तो आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 लाने की कोशिश करनी है और क्वेश्चंस वही होंगे जितना चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, क्योंकि उसी यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखो, भूकंप पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, भूकंप क्यों आता है। भूकंप, पहले बात तो सोचो, थोड़ा इमेजिन करो। भूकंप जब आता है तो क्या होता है कि पृथ्वी में कंपन होता है। हम लोगों को महसूस होता है कि पृथ्वी इधर उधर हिल रही है, ऊपर नीचे हिल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठता है सबसे पहले कि पृथ्वी पर कंपन होता क्यों है। ठीक, ऐसा होता क्यों है, तो उसका आंसर क्या है। उसका आंसर है कि ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी में कंपन होता है। ठीक है, पृथ्वी की एक ऊपर की लेयर है, ठीक, और लेयर बाय लेयर अंदर तक लेयर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि खूब सारा एनर्जी बनती है। हम लोगों को ऊपर से पता नहीं चलती, लेकिन पृथ्वी में अंदर ही अंदर टेम्परेचर हाई होने की वजह से, कभी कभी टेम्परेचर लो होने की वजह से, है ना, तो हर एक संरचना में डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी में एक आपस में टकराने की वजह से, हर एक लेयर का ऊपर नीचे टकराने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि उसमें एक एनर्जी बन जाती है। ठीक, और वो एनर्जी क्या करती है कि एक समय पर ऐसा आता है कि ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, या फिर पृथ्वी में हिलने डुलने लगती है। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को पृथ्वी की ऊपर की लेयर ऊपर नीचे ऐसे करते दिखाई देती है। इसी की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को पृथ्वी में कंपन महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भ्रंशों से ऊर्जा का मतलब है क्रिस्टल चट्टानों में एक तीव्र दरार बन जाती है और उसका निष्कासन होता है। ठीक है, भ्रंश क्या बोलते हैं, पृथ्वी की ऊपर वाली लेयर, ये सब भ्रंश है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऐसी तरंगें उत्पन्न होती हैं जो, देखो, भ्रंशों से ऊर्जा उत्पन्न होने पर जो ऊर्जा निष्कासित होती है वो क्या होती है, उसमें ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं। ठीक, और भ्रंशों के कारण चट्टानों की विपरीत दिशाओं में चलती हैं, लेकिन घर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद समय के साथ क्या होता है कि घर्षण कम हो जाता है। ठीक,
समय के साथ पृथ्वी में कम हो जाता है और चट्टानें अचानक खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है, यानी कि निर्मुक्त होती है। ठीक है, मान लो कि ये दोनों चट्टानें हैं। ठीक, तो ये दोनों चट्टानें जब तक न्यू होंगी तो आपस में ऐसे सटी हुई होंगी। ठीक है, और जब सटी हुई होंगी, जब बहुत ठोस होंगी, तो इन सब में अपनी अपनी डेंसिटी यानी कि घर्षण काम कर रहा है। ठीक, लेकिन एक टाइम पर ऐसा आता है कि कुछ दरारों की वजह से, ठीक, कुछ पुरानी मिट्टी की वजह से ये आपस में थोड़ा दूर हटने लगती हैं। ठीक है, आपस में खिसकने लगती हैं और बीच में क्या बनता है, कुछ एनर्जी आपस में बन जाती है इसी टाइम पीरियड में। ठीक, और उसी की वजह से जब वो एनर्जी निष्कासित होती है, निकलती है, तो हम लोगों को कंपन महसूस होता है। बेसिकली इन लाइनों का कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर की सतह, ठीक, जहाँ भूकंप अभिकेंद्र होता है, एक आप लोग ये इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये हम लोगों की आउटर लेयर है, किसकी, सरफेस की, यानी कि पृथ्वी की। ठीक है, और ये अंदर ये आप लोगों को केंद्र दिख रहा होगा भूकंप का। ठीक है, और ये हम लोगों की मिट्टी के अंदर की लेयर है जो आपस में बहुत ठसाठस ठुसी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, ये अब सीधे फोकस के ऊपर सीधे आप लोग देखोगे तो ये होता है भूकंप का एपी सेंटर। इसको लेकर क्वेश्चन बन चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये याद रखोगे, एक आप लोग थोड़ा दिमाग पे बैठा के रखो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछने का तरीका मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन लेकर आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि जो पृथ्वी के अंदर भूकंप का फोकस केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उसका एपी सेंटर जस्ट ऊपर बनता है या फिर तिरछी जगह बनता है, या फिर ऐसे बनता है, या फिर ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। और ये आप लोगों को दो चट्टानें दिख रही होंगी, ये ऐसे एक चट्टान दिख रही होगी, मतलब ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, और ये दोनों जब आपस में मिली हुई हैं तब यहाँ पर क्या बन रहा है, फोकस बन रहा है, यानी कि भूकंप का केंद्र बिंदु बन रहा है। और इसके जस्ट ऊपर क्या बनता है, एपी सेंटर होता है भूकंप के लिए। ठीक है, मतलब एनर्जी यहीं से विस्फोट होगी। ठीक है, तो ये इतना आप लोग समझ रहे होगे। लिखा भी है भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर सतही बिंदु जहां भूकंप अभिकेंद्र बनता है। ठीक, और ये सब पृथ्वी की संरचनाएं हैं, है ना। अब भूकंप के आरंभिक बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको, फोकस को। ठीक है, फोकस जो भूकंप का केंद्र है उसको भूकंप के आरंभिक बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इस इमेज के माध्यम से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग स्थल मंडल में 200 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, क्या, फोकस। ठीक है, जिसमें सिस्मोग्राफ का उपयोग करके ये भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है। ये है सिस्मोग्राफ की इमेज, आप लोग सिस्मोग्राफ को देख पा रहे होंगे। ठीक है, भूकंप के आरंभिक बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको, फोकस को, और जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद अब कायिक तरंगों को डिफाइन किया गया है। तो कायिक तरंग भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी में भूकंप रिलेटेड जब क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए इस पर गौर फरमाइएगा कि भूकंप केंद्र से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गुजरती हैं। क्या है, कायिक तरंगे। कायिक तरंगों के बारे में अगर बात किया जाए तो आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट याद रखना कि भूकंप केंद्र से यानी कि भूकंप के फोकस से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों से होती हुई निकलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कायिक तरंगों के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट याद रखना अनिवार्य है ना। उसके बाद हम लोग पी वेव और एस वेव की बात करेंगे। पी वेव और एस वेव को लेकर लगभग सालों में क्वेश्चन आते ही रहते हैं और सिर्फ 2-3 स्टेटमेंट आपस में घुमाए जाते हैं क्योंकि इन सब में, इन दोनों वेव में सिर्फ 2 ही 3 डिफरेंस हैं। ठीक है, अब अगर पी वेव की मैं बात करूँ तो पी वेव में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे तीव्र तरंगें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रिमेंबर करने वाला यही हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट ये नोट करो। उसके बाद सबसे पहले ये पहुंचती हैं। ठीक, यानी कि अगर मान लो कि ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक, और यहाँ पर फोकस बन रहा है और ये इसका एपिसेंटर है। ठीक है, तो अब अगर पी वेव की हम लोग बात करें तो सबसे तीव्र यहाँ फोकस से बनती हैं और उसके बाद सबसे पहले पहुँचती हैं। अगर ऊपर तक पहुँचना होगा तो पी वेव सबसे पहले ऊपर तक पहुँच के पृथ्वी की सतह में उथल पुथल करेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें ठोस, तरल और गैस, यानी कि पी वेव जो है वो लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ठीक, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती हैं। अगर आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता हो तो एक सेकंड में आप लोगों को बता देती हूँ। ये पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को पृथ्वी की, ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सभी को पता ही होगा, क्रस्ट बोलते हैं।
ठीक, क्रस्ट जो है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक, जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, वो क्या है, सभी लोगों को पता होगा कि वो ठोस है। ठीक है, तो अब ऊपर की लेयर जो है वो पृथ्वी की बहुत ज़्यादा ठोस है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग मिडिल लेयर की बात करें, मध्य परत की बात करें, ठीक है, तो इसको मेंटल बोला जाता है, इसको मेंटल बोला जाता है। ठीक है, इसको मेंटल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये ठोस और चट्टानी है। ठीक, यानी कि ये ठोस भी है और चट्टानी भी है। अब अगर चट्टानी है, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये चट्टान के रॉक के टुकड़े हैं, ठीक, तो ये चट्टानी है, तो इनमें बीच में गैप है ना, तो इनमें बीच में गैप है ना, तो ये गैस के आवागमन को आवागमन को स्वीकार करेंगे ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, जो कोर है। ठीक, ये कोर है और ये ठोस लोहे निकिल से बनी हुई है। ठीक, यानी कि आयरन और निकिल से बनी हुई है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अर्थ की इनर मोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोगों को तीनों माध्यम समझ में आए हैं, कौन कौन से, ठोस। अब अगर कोर है और ये आयरन और निकल से बना है, तो ये कोर का मतलब ये लिक्विड है। अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना क्या होती, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक, उसके बाद ये ठोस और चट्टानी है, यानी कि थोड़ा इसमें गैप होता है। उसके बाद ये ऊपर वाली लेयर एकदम ठोस है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया है। उसके बाद सॉरी, ठीक है, आ गया, फिर से स्लाइड चली गई थी, है ना। उसके बाद देखो, तरंगों की अब समानांतर कंपन करती हैं। पी वेव की बारे में आप लोगों को पता चला कि ये तीनों मीडियम से होकर गुजरती हैं, है ना। एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं, है ना, और सबसे तेज होती हैं। 3 पॉइंट आप लोगों को अब ये याद हो गए होंगे। उसके बाद तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं, यानी कि ऐसे कंपन करती हैं। ठीक है, मतलब ये एक दूसरी वेव होंगी, है, तो ये आपस में कभी रास्ते में मिलेंगे नहीं। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, ठीक, ट्रेन की पटरियाँ जो सीधी पैरेलल बनाई जाती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है ना। तो वही समानांतर की बात कही गई है पी रेखाओं के, पी वेव के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दबाव और सॉरी, दबाव घनत्व में अंतर पैदा करती हैं। कौन सी, पी वेव, जिसमें खिंचाव भी होता है और संकुचन भी होता है ना। अब पी वेव के बारे में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें एस वेव की, तो ये भी आप लोग थोड़ा समझ लो। अब एक पॉइंट और भी रह गया, पी वेव को प्राइमरी वेव बोलते हैं और एस वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। एक बार दिमाग में फिर से रिकॉल करने की कोशिश करो कि पी वेव के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया। पहला, ये एपिसेंटर पर सबसे तेज पहुंचती हैं क्योंकि ये सबसे तीव्र होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये समानांतर मूव करती हैं। उसके बाद ये तीनों मीडियम में इनका आवागमन हो सकता है, ये चल सकती हैं पृथ्वी के तीनों मीडियम, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों से गुजर सकती हैं, है ना। तो इतना आप लोगों को पी वेव के बारे में समझ में आ रहा होगा। और ये पी वेव जो होती हैं वो प्राइमरी वेव होती हैं, है ना। उसके बाद अब अगर हम लोग एस वेव की बात करें, द्वितीयक वेव की बात करें, तो ये धीमी होती हैं और बाद में पहुंचती हैं किसकी अपेक्षाकृत, पी वेव की, है ना। और ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। स्टेटमेंट में एज इट इज़ रखा रखाया मिला है आप लोगों को, PYQ जब देखना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए अब महत्वपूर्ण क्या है, ठीक, ये आप लोगों का, जिसमें ऊर्ध्वातल में या तरंग दिशा के लंबवत कंपन करती है। ठीक, उसके बाद पदार्थ में सुरंग और गर्त का निर्माण करती हैं एस वेव। सतही या धारातलीय तरंगे, अब ये देखो क्या होती है, धारातलीय चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करने वाली कायिक तरंगों द्वारा उत्पन्न होती हैं और धरातल के साथ साथ चलती हैं और सबसे धीमी होती हैं और सबसे विनाशकारी होती हैं। विस्थापन और संरचनात्मक पतन के कारण ये बनती हैं। ठीक, तो ये इतना स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों का धरातलीय तरंगों के बारे में बताता है, इसको याद करना जरूरी है। ठीक, अब अगर बात सिस्मोग्राफ पर सबसे अंतिम तरंग के रूप में रिकॉर्ड करी जाने वाली की करें, तो यही धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक, तरंगों की प्रकृति वेग के, है ना, तरंगों की प्रकृति वेग पदार्थ के घनत्व के साथ बढ़ता है और तरंगे पदार्थ की सीमाओं पर परावर्तित यानी कि प्रतिक्षेपित होती हैं और अपवर्तित यानी कि दिशा परिवर्तित करती रहती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को धरातलीय तरंगों के बारे में पता चल। ये एक इमेज है, इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो, ये पृथ्वी का, मान लो ये आंतरिक संरचना है, मान क्या लो, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो कि काटी गई है। ठीक, अब देखो ये मान लो ये भूकंप का केंद्र, जो कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एपीसेंटर, है ना, एपीसेंटर। और उसके बाद ये फोकस है। अब फोकस की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को लिक्विड दिख रहा होगा। ये पृथ्वी का ठोस है, ये थोड़ा कंकड़ी पत्थरी वाला है
और ये आप लोगों को पृथ्वी का कोर यानी कि लिक्विड पूरा दिख रहा होगा। अब देखो, अगर पी वेव और एस तरंग की बात करें तो पी वेव को ब्लैक से दर्शाया गया है, ठीक सामने अच्छी तरह से देखते रहना, और एस वेव को रेड से दिखाया गया है। और पी वेव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं। तो हाँ भाई, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये देखो ये ठोस से गुजर रही हैं। उसके बाद ये आप लोगों को चट्टानी माध्यम में भी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर गैस मूव कर सकती है। और ये आप लोगों को लिक्विड का भी अंदर का पार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पर भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पी वेव की तरंगे मूव कर रही हैं अंदर तक। लेकिन अगर हम लोग बात इस तरंगों की करें, ठीक है, तो एस तरंगे रेड से दिखाई गई हैं, और एस तरंगे सिर्फ केवल ठोस में आ सकती हैं, तो ये अंदर लिक्विड में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद भूकंपीय केंद्र पी और एस तरंगों का रिकॉर्ड करता है। भूकंपीय केंद्र क्या है? भूकंपीय केंद्र पी और एस तरंगों को रिकॉर्ड करता है। भूकंपीय केंद्र कोई पी या एस तरंग रिकॉर्ड नहीं करता है। भूकंपीय केंद्र कोई पी या एस तरंग रिकॉर्ड नहीं करता है, इतनी बात याद रखना। उसके बाद भूकंपीय केंद्र केवल पी तरंगों को रिकॉर्ड करता है, ठीक, क्योंकि एस तरंग हर एक मीडियम से होकर नहीं जाती हैं। और इसी भूकंपीय केंद्र जो केवल पी तरंगों को रिकॉर्ड करता है, इसी को रिकॉर्ड करके सिस्मोग्राफ का यूज़ करके भूकंप की वैल्यू का पता लगाया जाता है कि कितनी तीव्र गति से आया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो भूकंप के प्रकार हैं, जिसमें जलाशय प्रेरित भूकंप पहला पॉइंट, ठीक, जिसमें बड़े जलाशयों वाले क्षेत्रों में आता है। उसके बाद विस्फोटक भूकंप, जो कि रासायनिक या परमाणु विस्फोटों के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद कोलैप्स भूकंप या पतन भूकंप इसको बोला जाता है, इसमें खनन क्षेत्रों में भूमिगत खदानों के ढहने के परिणाम स्वरूप आता है। फिर टेक्टोनिक भूकंप आता है, ये सबसे आम प्रकार का फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण आता है, जो कि नॉर्मली हर जगह होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखीय भूकंप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखियों के पास टेक्टोनिक भूकंपों की एक विशेष श्रेणी है ना। फिर भूकंपीय मापन जो होता है वो कि रिक्टर स्केल पर होता है, जिसमें 0 से 10 के पैमाने का परिणाम जारी होता है। और उसके बाद मर्कली स्केल भी होता है, जिसमें दृश्यमान क्षति के आधार पर तीव्रता का मापन होता है। उसके बाद भूकंप के अब होने वाले भूकंप से प्रभाव के बारे में बात करें तो 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो होते हैं वो प्रभाव उनका गंभीर होता है, वो जीवन और संपत्ति के प्रभाव पर अपना नुकसान पहुंचाते हैं, भूमि का विस्थापन करते हैं, बांध और लीव टूटने पर बाढ़ आ जाती है, आग लग सकती है, अवसंरचनात्मक क्षति हो सकती है, वस्तुओं का गिरना उठना, ये सब हो सकता है ना। उसके बाद अब हम लोग सुनामी, यदि भूकंप का केंद्र समुद्र की नीचे हो तो तीव्रता से क्या आती है? सुनामी भी आ सकती है। भू आकृतिक संबंधी प्रभाव भी होते हैं, भूमि कंपन करती है एज इट इज, है ना, जिसमें आप लोगों को हिमस्खलन भी याद रखना जरूरी है, और मृदा द्रवीकरण भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भूकंपीय घटनाओं की आवृत्ति की बात करें तो इसमें उच्च तीव्रता और वाले भूकंपीय व्यापक हानि पहुंचती है, जिसमें 5 लाख मापन योग्य भूकंप आते हैं प्रतिवर्ष विश्व में, ठीक है। और उसके बाद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि मैंने आप लोगों को जब PYQ सॉल्व कराया था तो अभी हाल ही में बताया है, ठीक है। भूकंपीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय भूमि क्षेत्र है, जो वैश्विक भूकंपों का लगभग 90% हिस्सा कवर करता है। कौन? सिर्फ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और यहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से आप लोगों को पता भी चलता होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट इसीलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है ना, और जब हलचल होती है तो भूकंप भी आते ही होंगे, है ना। अब हम लोग बात सुनामी की करें तो कुछ तो कारण भूकंप ही होता है। सुनामी यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र की लहर या तरंग, ठीक है। इन्हें भूकंपीय समुद्री लहरों के रूप में भी जाना जाता है। ये महासागर या समुद्रों में अत्यधिक लंबी तरंग दैर्घ्य वाली जल तरंगे होती हैं, जो कि औसत ज्वारीय स्तर से लगभग 10 मीटर तक ऊपर उठने में सक्षम होती हैं। भूकंप प्रेरित सुनामी क्या होती है? जिसमें सबडक्शन जोन की गतिशीलता शामिल होती है। समुद्र के नीचे भूकंप ऐसे सबडक्शन जोन में आता है जहां पर महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, और महासागरीय प्लेट अस्थायी रूप से महाद्वीपीय प्लेट से चिपक जाती है, ठीक है। ये आप लोग इमेज देख सकते होगे सुनामी के लिए। देखो यहाँ पर पृथ्वी पे एक सबडक्शन जोन बन रहा है, ठीक, ये भी एक सबडक्शन जोन बन रहा है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ टेम्परेचर यहाँ से उठ रहा है,
कुछ पृथ्वी पर बल यहाँ से लग रहा है, ठीक, और कुछ पृथ्वी पर बल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। तो अब वाटर जो ऊपर का है, ठीक है, जब ऊपर का बल लगेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक, यहाँ पर बल नहीं लग रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, फिर यहाँ पर बल लग रहा है तो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह पर जब सुनामी इसी तरह खूब तेज लहरों की वजह से आती है और बहुत ज़्यादा मान हानि करती है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा आसपास के कोस्टल रीजन, संपत्तियों, इन सबको नष्ट करती है। सुनामी इन सब का कारण बनती है, ठीक है। अगर हम लोग पनडुब्बी भूकंप 2004 में बात करें तो सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, वहाँ पर सुनामी आई थी। समुद्र तल के कुछ हिस्से ऊपर की ओर उठ जाते हैं जबकि अन्य क्षेत्र डूबे रह जाते हैं। सुनामी के कारण क्या है? पनडुब्बी भूकंप, पनडुब्बी भूस्खलन, तटीय भूस्खलन और विस्फोटन, ज्वालामुखी विस्फोट जो कि 1883 में क्राकोटोआ में अतिरिक्त स्थलीय वस्तुएं उल्कापिंड का प्रभाव के कारण सुनामी जो है वो उत्पन्न हुई थी, है ना। उसके बाद भूकंप के तुरंत बाद समुद्र की सतह तुरंत तल के विरूपण को प्रतिबंधित करती है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण समुद्र की सतह को पुनर्स्थापित करता है जिससे लहरें उत्पन्न होती हैं और सुनामी के रूप में बाहर फैलती हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ सुनामी के रीज़न पता चले होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सुनामी के लहरों और निर्माण के प्रसार की बात है, ठीक है, तो एक बार देखिए, तरंगों का निर्माण होता है। सुनामी जब उत्पन्न होती है तब समुद्र की सतह के नीचे कुछ हलचल होती है, ठीक, जैसे कि भूकंप हो सकता आ रहा हो, उसके कारण पानी ऊपर या नीचे विस्थापित होने लगता है। उसके बाद उथले जल में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे लहरें गहरे पानी के तट से उथले पानी की ओर बढ़ती हैं तो ऊपर ऐसे मूव करती हैं ना, उनकी गति कम हो जाती है, ठीक है। फिर लहरों की ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है। जल की निकासी क्या होती है? सुनामी आने से पहले अक्सर समुद्र का पानी जो है वो तट से पीछे हट जाता है, ठीक। तो ये आप लोग थोड़ा एक जनरल अवेयरनेस की तरह याद रख सकते हो कि कभी कोई कोस्टल रीजन के पास बैठा हो, ठीक है, गोवा हुआ गया हो तो आप लोगों को अगर वहाँ, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पर सुनामी की पहचान आप लोग कैसे कर सकते हो कि जब वहाँ पर सुनामी आने वाली होगी अचानक से तो क्या होगा कि जो तटीय क्षेत्र है, जैसे मान लो ये तटीय क्षेत्र है, अक्सर यहाँ पर पानी आता रहता है। नॉर्मली कंडीशन ऐसी होती है कि गोवा के बीचों पर ऐसे पानी आता रहता है, लेकिन जब सुनामी आने वाली होगी तो क्या होगा कि यहाँ से पानी बहुत दूर तक यहाँ चला जाएगा और कुछ देर तक नहीं आएगा, ठीक। तो इससे पहचान करी जाती है। बहुत लोग ऐसे पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर हो सकता कुछ कुछ क्या हो सकता है कि वातावरणीय घटना होने वाली है, ठीक, यानी कि सुनामी आने वाली हो सकती है। उसके बाद एकाधिक तरंगें होती हैं जिसमें सुनामी केवल एक लहर नहीं बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला के साथ एक साथ बहुत सारी तरंगों के साथ आ जाती है और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कोस्टल रीजन को, ठीक। समय के अंतराल पर आती है। अक्सर पहली लहर सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि वही सबसे तेज आती है ना। ये आप लोग देख रहे होंगे। एक मिनट, ये मैं इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ। ये देखिए, ये है समुद्र, ठीक। तरंग दैर्घ्य क्या है? इस पर लगभग 132 मील है ना, और 213 किलोमीटर इसकी क्या है? तरंग दैर्घ्य है, ठीक। और उसकी गहराई आप लोग देख सकते हो कि 2.5 मील है, यानी कि 4000 मीटर के आसपास है, ठीक, गहराई है। अब यहाँ से हलचल उत्पन्न हो रही है। जब यहाँ से हलचल उत्पन्न होगी पानी के अंदर तो आप लोग मान लो कि कोई इंसान यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। लेकिन अब हलचल होते होते क्या हुआ कि नॉर्मली क्या था कि पानी की आप लोग देख रहे होगे कि पानी का एक पैमाना ये है, ठीक है। अब लेकिन जब हलचल महसूस हो रही तो यहाँ पर थोड़ा पहले कम हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पर ज़्यादा कम हुआ और यहाँ पर ज़्यादा ऊपर उठा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ज़्यादा नीचे गया, फिर यहाँ पर और ज़्यादा ऊपर उठा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? सुनामी आ जाती है, ठीक। तो इस तरह सुनामी आने के कारण होते हैं। गहराई और तरंग दैर्घ्य, इस इमेज से आप लोग समझ पाओगे कि अगर 4.4 मील की गहराई है तो लगभग 7000 मीटर मानी जाती है और उसकी तरंग दैर्घ्य मील में क्या होगी? 175 मील होगी और किलोमीटर में 282 होगी, है ना। और उसके बाद लगभग 943 किलोमीटर प्रति घंटा से सुनामी वहाँ पर उस क्षेत्र में आएगी, ठीक है। फिर ये इमेज है कुछ सुनामी लहरों की विशेषताओं के बारे में बताती है, जिसमें विशेषता गहरे पानी में और उथले पानी में, ठीक है। तो गहरे पानी जो आप लोगों को मैंने दिखाया, उथले पानी यानी कि ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है। तो गति क्या है? बहुत तेज, गहरे पानी में बहुत तेज होती है और उथले पानी में कम होती है। लहर की ऊंचाई गहरे पानी में कम होगी और उथले पानी में बहुत अधिक होगी। ऊपर की इमेज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तरंग दैर्घ्य, अगर वेव लेंथ की बात करें तो बहुत लंबी होगी और इसमें बहुत छोटी होगी। नोट में क्या लिखा है कि अपनी लंबी तरंग दैर्घ्य का कारण सुनामी की ऊर्जा बहुत कम नष्ट होती है, जिससे यह समुद्र में बहुत लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है, ठीक।
तो आई होप आप लोगों को अब भूकंप और सुनामी से लेकर रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप लोग एमसीक्यू या पीवाईक्यू आज 2-2 3-3 सॉल्व करके देखना, आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को क्रैक करने की जर्नी में जुड़ जाइए। जब एग्ज़ाम होगा, पेपर बनेगा, तो आप लोगों को जब उसकी एनालिसिस एक दिन बाद में करवाऊंगी तो आप लोग यकीन मानिए कि 20 से 30 क्वेश्चन तो शायद मेरे पढ़ाए टॉपिक से होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।